Assalamu alaikum class. Today we will discuss excretion and osmoregulation in reptiles. First of all, what is excretion? Excretion क्या है? The elimination of metabolic waste products from the body of animals is called excretion. जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. अभी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस नाइट्रोजन एंड फ्लूइड्स. अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें से आप देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ये वाटर, एक्सेस नाइट्रोजन, ये बन कैसे रहे होते हैं? एक्चुअली में जो भी हम फूड इनटेक करते हैं या जो भी एनिमल फूड इनटेक करता है उस फूड के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और लिपिड्स भी हो सकते हैं और प्रोटीन्स हो सकते हैं. यही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, किसी भी फूड जो भी इनटेक करते हैं एनिमल्स. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन के बाद जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल में जब ये पहुंचते हैं फाइनली एसिटाइल को ए बन जाता है, ठीक है. और फिर इसका जो सेलुलर रेस्पायरेशन होती है वो क्या होती है कि वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में ये सारे एंड प्रोडक्ट इनकी कार्बोहाइड्रेट्स हों या लिपिड्स हों, प्रोटीन्स हों, उनमें से जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की इनटेक की, उससे प्रोटीन ही हम एनिमल की बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, या अमीनो एसिड भी, यूज़फुल अमीनो एसिड भी यूटिलाइज हो जाते हैं. लेकिन जो उसके बाद जो वेस्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है वो क्या होता है? एक्सेस नाइट्रोजन बन जाता है, तो जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उसमें ग्लूकोज होता है. अब वो ग्लूकोज जो है वो हमारी सेलुलर रेस्पायरेशन जब होती है वहाँ पर ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है और एटीपी जिससे बनती है. तो एटीपी की सिंथेसिस के साथ बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है वहाँ पर. तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो एलिमिनेशन है बॉडी से वो हमारा रेस्पायरेशन में ही, जब लंग्स के या गिल्स में जो भी एनिमल का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पर जो है ये गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है. ऑक्सीजन की इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस बॉडी से रिमूव हो जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेटरी सरफेसिस से एलिमिनेट हो जाती है. अब ये जो एक्सेस वाटर है, नाइट्रोजन है और सल्यूट्स, इसको बॉडी से जो इसका एक्सक्रीशन है, रिमूवल है, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बॉडीज़ में एनिमल्स की, वो वर्टिब्रेट्स में स्पेशली वो क्या होता है? किडनीज होते हैं. किडनी जो है वो ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, ठीक है. डिफिकेशन इज़ नॉट एक्सक्रीशन, इट इज़ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो भी फूड अनडाइजेस्टेड मटेरियल, फूड मटेरियल जो रिमूवल होता है, फिकल मटेरियल, हम उसको एक्सक्रीशन नहीं कह सकते, ठीक है. तो वो तो है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. लेकिन एक्सक्रीशन क्या होती है? रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है. तो इसके लिए ख़ास सिस्टम होता है बॉडी में एनिमल्स की, वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. और जो कि मेजर ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन के लिए वर्टिब्रेट्स में वो होता है किडनीज़, क्योंकि किडनीज़ के अंदर ही क्या है कि ब्लड जाता है, ठीक है. और वहाँ पर फिल्ट्रेट में बाद में जो किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है कि वहाँ पर लूप ऑफ हेनले है और पेरीट्यूबुलर और जो उनका ट्यूबुलर सेक्शन है, वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो वाटर और साल्ट्स का बैलेंस भी वहाँ पर मेंटेन होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो नहीं होती है वो हो जाती है. तो इसका मतलब जो बॉडी में वाटर एंड सल्यूट्स और साल्ट्स को भी मेंटेन करने का स्ट्रक्चर है वर्टिब्रेट्स में, वो मेजर ऑर्गन क्या होता है? किडनी होता है. The control of movement of water and solutes in the body is called osmoregulation, ठीक है. एक तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना है, वो एक्सक्रीशन कहलाता है. दूसरा क्या है कि वाटर और सल्यूट्स का बैलेंस भी बॉडी में मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन. और एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए वर्टिब्रेट्स में, रेप्टाइल्स में जो ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा? किडनी. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की. Now excretory organ. The kidneys of embryonic reptiles are similar to those of fishes and amphibians. The functional kidneys of adult reptiles are called metanephric kidneys.
अब आप इस स्लाइड में देखिए कि ये है कि जो एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स है, मतलब जब एम्ब्रियो है रेप्टाइल्स का, उसमें जो किडनी होती है वो एम्फीबियंस और फिशेस में जिस तरह से किडनी होती है वो उसकी तरह सेम होती है। लेकिन बाद में जब एडल्ट रेप्टाइल्स बन जाते हैं तो उसमें जो किडनी होती है फंक्शनल किडनी, वो क्या कहलाती है? मेटानेफ्रिक किडनीज। अब क्योंकि रेप्टाइल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए हैं, उनका बॉडी साइज इंक्रीज़ हो गया है, मेटाबॉलिक रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से अब उनका इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया है, बॉडी साइज़ भी इंक्रीज़ है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उनको एक फंक्शनल किडनी जो है उसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स मतलब किडनी के स्ट्रक्चर के नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक एडवांस किडनी की यहाँ पर ज़रूरत होती है ताकि वाटर के लॉस को जो है वो भी कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। तो उसके लिए होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स की किडनी जो है वो बाद में जब एडल्ट रेप्टाइल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है मेटानेफ्रिक किडनीज, जिस तरह से मैमल्स और ह्यूमंस में भी फाइनली जो एडवांस किडनी की फॉर्म है मेटानेफ्रिक किडनी में तब्दील हो जाती है। अब ये जो स्टेप्स हैं किडनी की दिखाए गए हैं कि किस तरह से उसमें एवोल्यूशन आई है या कैसे कैसे एडवांस्ड होती है, ये दिखाया गया है आपको रेप्टाइल का एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम में जस्ट शो ऑफ करने के लिए तीनों स्टेजेस को डिस्कस कर लिया गया एट अ टाइम। पहले जो फर्स्ट किडनी होती है वो होती है प्रोनेफ्रॉन्स, ठीक है। प्रोनेफ्रोज में क्या है? सर्वाइकल सेगमेंट्स ओनली प्रेजेंट क्लियरली 4 वीक, ठीक है, और ये नॉन फंक्शनल हो जाती है एडल्ट्स में आके। अब ये जो प्रोनेफ्रोज है इसके अंदर ये जो है वो सर्वाइकल सेगमेंट, मतलब जो हमारी बैकबोन का कह सकते हैं कि हमारी ये जो कैविटी होती है बॉडी की, एनिमल की जो कैविटी है बॉडी कैविटी, उसके अपर एंटीरियर रीजन में, मतलब सर्वाइकल के वर्ड से आप देख लें कि ये जो नेक रीजन है, आप देख भी सकते हैं कि एम्ब्रियो का जो ये जो उसकी बैक है सारी, तो ये इसके अपर रीजन में मौजूद है, ठीक है। तो प्रोनेफ्रोज ये ज़्यादातर फिशेस या एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में होती है, रेप्टाइल्स में जो है ये उसके एम्ब्रियो स्टेज में भी नहीं होती। लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि आगे कितनी टाइप्स हैं किडनीज़ की, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनेफ्रोज को भी डिस्कस किया गया क्योंकि किडनी स्टार्ट जो है वो यहीं से होती है। और प्रोनेफ्रोज में क्या है कि जो ये किडनी होती है उसके अंदर नेफ्रोज की तादाद भी कम होती है, 1 या 5 इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते, कम होती हैं, ठीक है। तो ये तो रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो में भी नहीं है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, और अगर ये एम्ब्रियोज में एम्फीबियंस या फिशेस के भी होती है अपीयर तो बहुत थोड़े वीक के लिए, जस्ट 4 वीक। हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो मीजोनेफ्रोज से स्टार्ट होगा कि ये जो किडनी ऑफ द एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस, वो कौन सा होता है कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो में किडनी है वो एक्चुअली में होती है मीजोनेफ्रोज। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो के बाद रेप्टाइल जो है वो एडल्ट हो जाता है तो ये मीजोनेफ्रोज कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मेटानेफ्रोज में, ठीक है। अब मीजोनेफ्रोज की आप लोकेशन देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज पर होगी, थोरेसिक एंड लुम्बर सेगमेंट्स। ये एक्चुअली में सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर और ये पेल्विक समझाने के लिए लोकेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि सर्वाइकल मतलब हमारी बैकबोन का जो अपर रीजन होता है ये वहाँ पर होती है, उसके बाद जो थोरेसिक है और लंबर सेगमेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो का थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक कैविटी है जो उसकी एब्डोमिनल कैविटी भी अगर फ्रंट साइड से देखें तो बैक साइड पे ये थोरेसिक में होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी सारी ये है ब्लू पोर्शन, ये सारा का सारा क्या है कि ये मीजोनेफ्रोज है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोनेफ्रोज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें नंबर ऑफ ये जो आगे शो किए हुए हैं ये सारे नंबर ऑफ इनके नेफ्रॉन्स हैं, और नेफ्रॉन्स का आपको पता है कि ये किडनी का बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है कि जिसने सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करना होता है कि, तो ये जो है वो एडवांस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोनेफ्रोज। लेकिन इसमें भी जो तादाद होती है नेफ्रॉन्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये 50 हो सकते हैं या 20 इतने होंगे। और इसका आप देख सकते हैं कि ये 4 वीक्स के बाद पहले प्रोनेफ्रोज होती है, उसके बाद अगर जो बन जाती है किडनी वो मीजोनेफ्रोज होती है, और ये 9 वीक्स तक रहती है। जब सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह एम्ब्रियो में बन जाते हैं, मीन्स के वो अडल्ट फॉर्म की तरफ जब जाएगा तो उसमें किडनी जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है जाकर किसमें? मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज जो है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो शो करवाई हुई है,
ये है मेटानेफ्रोज। इस डायग्राम में जस्ट ये तीनों एट अ टाइम शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेटानेफ्रोज बनती है तो ये बाकी जो मीजोनेफ्रोज है ये डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जैसे ही एडल्ट फॉर्म में जाता जाएगा जो रेप्टाइल है, तो ये डीजनरेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और फिर सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल किडनीज रह जाएंगी, या पेयर ऑफ फंक्शनल किडनीज मेटानेफ्रोज। ठीक है, और ये पेल्विक रीजन में, मतलब लोअर बॉडी रीजन में होती है, पेल्विक साइड पे। और ये जो है फिर इसका फंक्शन ये परफॉर्म करती है अपना ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का। ठीक है, और ये जो मेटानेफ्रोज होती है ये डेवलप्ड फंक्शनल किडनी होती है, और इसके अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो मिलियंस की तादाद में भी हो सकते हैं, एंड देन वो जो अपना वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये बेसिक जो लाइन है कि एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स में किडनी जो है वो मीजोनेफ्रॉन्स लाइक फिशेस और एम्फीबियंस होती है, लेकिन एडल्ट होते ही उनकी जो किडनी है वो चेंज हो जाती है मेटानेफ्रिक किडनी में, क्योंकि अब उन्होंने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करना है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए उनके अंदर मेटानेफ्रोज किडनी जो है वो डेवलप हो जाएगी। In this slide you can see the difference between mesonephric duct and metanephric kidney. ये जो है वो मीजोनेफ्रोज आपको नीचे ऑर्गेनिज्म भी फिशेस में है और एम्फीबियंस में ये फंक्शनल किडनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोनेफ्रोज यहाँ पे डिजनरेट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये मीजोनेफ्रिक किडनी है, उसमें ये बहुत सारे फंक्शनल ये नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, और देन ये कलेक्ट हो रहे हैं एक मीजोनेफ्रिक डक्ट में जो कि ओपन हो रही है क्लोएका में, और यहाँ से जो भी इनका यूरिन फॉर्मेशन होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये है मेटानेफ्रोज मेटानेफ्रिक किडनी, फंक्शनल किडनी इन दी रेप्टाइल्स, और ये बर्ड्स और मैमल्स में होती है। तो अब देख सकते हैं कि जो बाकी जितने भी थे, अब इसके अंदर ये जो मीजोनेफ्रोज है ये वो भी डीजनरेट हो गई। ये अपर साइड पे शो करेंगे, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो हो रहा है मेल और फीमेल का। तो ये जो अब इनके अंदर ये डीजनरेट हो जाएगी मीजोनेफ्रिक किडनी भी, और मेटानेफ्रोज किडनी डेवलप हो गई है। ठीक है, आप सिर्फ इसको इतने पोर्शन को देखेंगे, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है रेप्टाइल्स का। ठीक है, इसमें जो है वो मिलियन की तादाद में नेफ्रॉन्स होंगे, और देन एक्सक्रीशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो ये क्लोएका में आएगा और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। वर्टिब्रेट्स में ये मेटानेफ्रिक किडनी है, फंक्शनल किडनी। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द स्नेक, ये उसकी मेटानेफ्रिक किडनी है। ठीक है, ये जो पर्पल कलर में शो हो रही है, एंड देन ये यूरेटर जो कि ओपन हो रहा है क्लोएका में। ये इस डायग्राम में आप देखेंगे रेप्टाइल की किडनी का मेटानेफ्रिक जो किडनी है उसका ये सिर्फ एक नेफ्रॉन शो किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये जो है बोवमेंस कैप्सूल है, और ये जो आर्टरीज का ये नेटवर्क बनता है, कैपिलरीज का नेटवर्क, ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहाँ से जो आती है एफरेंट एट्रियोल, वहाँ पर बॉडी से जो है वो ब्लड आता है। ठीक है, एफरेंट एट्रियोल से आता है, एंट्री हो रही है इसके अंदर बोवमेंस कैप्सूल में, और फिर यहाँ पर ये नेटवर्क बनता है, और यहाँ से ये जो इसका टर्मिनल पोर्शन आर्टरी का यहाँ से निकलता है वो एफरेंट कहलाता है। मीन ई से होता है वो, उसकी स्पेलिंग अगर आप देखें, ई फॉर एग्जिट। ठीक है, यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से वो एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ से ब्लड जब आता है तो उस ब्लड में क्या होता है कि शुगर, ग्लूकोज भी होता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, और साल्ट्स भी होते हैं। तो जब ब्लड यहाँ से आता है इस ग्लोमेरुलस में, तो फिर यहाँ से ये जो बोवमेंस कैप्सूल है यहाँ पे वो इस ये जो ट्यूब है सारी, इसके अंदर वो फिल्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, उस ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेस शुगर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है और साल्ट्स और वाटर है, वो इसमें से फिल्टर आउट होके इसमें आ जाते हैं इसके बोवमेंस कैप्सूल में। ठीक है, और जो फिर जो बाकी जो ब्लड होता है जिसमें से वो सब कुछ फिल्ट्रेट जो है वो की फॉर्म में निकल गया वहाँ से, फिर बाकी जो ब्लड है वो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा वो जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन्स की, एक्चुअली में ये जो रेप्टाइल की नेफ्रॉन्स होती है उसमें लूप ऑफ हेनले नहीं होता। ठीक है, तो बस इसमें ये जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, और ये वाला डिस्टल ट्यूब्यूल है जो कि आगे कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच हुआ होता है। तो यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो इस ट्यूब पेरीट्यूबल ये जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब
और डिस्टल ट्यूब, इनके अंदर क्या है वो फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे ये जो एफरेंट ब्लड वेसल्स है उसने जो है ये इसके साथ इस तरह से रैप हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर एक्चुअली में ऑस्मो रेगुलेशन भी हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वाटर और साल्ट्स का बैलेंस बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने साल्ट्स मज़ीद यहाँ से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं अगर ज़रूरत हो तो, अगर नहीं होते तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये किडनी एज अ फंक्शन रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन का, कि वाटर अगर तो ज़रूरत होती है वाटर की बॉडी में तो यहाँ से फर्दर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज़ वो एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो साल्ट्स की हो रही होती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह, और तो यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को भी मेनटेन करता है। तो यहाँ पे साल्ट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से किडनी जो है वो रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन भी यहीं पर हो रही होती है, बॉडी में मेंटेन करते हैं वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस। उसके बाद ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो ब्लड वेसल एंटर हुई थी आर्टरी के थ्रू, अब वो वेन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। वो बाकी बॉडी के पार्ट्स में फिर वो उसको डिलीवर कर देंगे ब्लड को। और ये जो है ये इसकी किडनी का कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं किस में, यूरेटर में, एंड देन यूरेटर कहाँ पर ओपन हो जाता है, क्लोएका में, और वहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिस भी फॉर्म में, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स में किस फॉर्म में होता है यूरिक एसिड में, तो वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कि किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं रेप्टाइल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट। मोस्ट रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ठीक है। रेप्टाइल्स जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये डिपेंड कर रहा होता है इन्वायरमेंट पे, हैबिटेट पे, ठीक है, और कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। तो ये हैबिटेट मोस्टली अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। अमोनिया है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अमोनिया है, तो फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं क्योंकि अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है और उसको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। तो एक्वेटिक जो हैं एनिमल्स वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिया जो है वो मैमल्स में एक्सक्रीट करते हैं, उसमें भी क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में रिलीज़ करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, तो वहाँ पर भी वाटर रिक्वायर्ड है। अब जो रेप्टाइल्स हैं उनको अपनी वाटर लॉस से कंजर्व करने के लिए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ इनकी डेजर्ट में भी हैं, तो अपने वाटर लॉस से बचाने के लिए अपना ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है इनका किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, तो इस वजह से ये यूरिक एसिड की फॉर्म में इसको एक्सक्रीट करते हैं। It is non-toxic and being relatively insoluble in water, it precipitates in the excretory system, ठीक है। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। The urinary bladder or the cloacal walls reabsorbs water and the uric acid can be stored in a पेस्ट लाइक फॉर्म। जैसा कि ये जो है वाटर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंजर्व करना होता है, तो ब्लैडर में भी और क्लोएका की वॉल में भी, वहाँ पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और पेस्ट लाइक फॉर्म में ये जो है वो यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब कि उसमें वाटर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं होती, उसको सॉलिड फॉर्म में जो है वो ये रिलीज़ करते हैं। Reptiles lack loop of Henle. Because of this, many reptiles use the colon to aid in the reabsorption of water. क्योंकि इसकी किडनी के नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर में आपने देखा था लूप ऑफ हेनले नहीं होता रेप्टाइल्स के अंदर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी किडनी के एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट मैमल्स की किडनी का, कि इसके अंदर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन अगर होनी होती है वाटर की तो हो जाती है, लेकिन इनमें लूप ऑफ हेनले नहीं है, तो फिर इनकी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो कॉलन में हो जाती है, जहाँ के से कॉलन में जो इनका है वो इनकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके अलावा वाटर को कंजर्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल मैनी रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल चकवालास स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन लिम्फेटिक स्पेसिस। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक स्पेसिस हमारी बॉडी में या वर्टिब्रेट्स में या एनिमल्स में क्यों है ये सिस्टम, कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है।
जब टिश्यूज़ में ब्लड आता है ना उसको सप्लाई करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कैपिलरीज का नेटवर्क है टिश्यू के बाहर, तो ब्लड जो है वो फिर आर्ट्रियोल से जब वेन्यूल्स में जा रहा होता है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिस से रिलीज होकर वो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में वाटर होता है और बहुत सारे जो है वो मिनरल्स, आयंस वगैरह भी होते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको सक कर लेती है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, मतलब कि जो जितना भी वाटर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, फ्लूइड में मोस्टली 98 या 99% तो वाटर ही होता है, तो वो फिर लिम्फेटिक वेसल्स जो ये चकवालास के हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अपने वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। In addition to excretory systems, reabsorption of water, internal respiratory surfaces and relatively impermeable exposed surfaces reduce evaporative water loss. इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि वाटर को कंजर्व कर रहा है, उसके अलावा इनके अंदर जो है वाटर को कंजर्व करने के लिए सिस्टम, वो क्या है कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं। एम्फीबियंस में आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो जाती है क्योंकि उनकी स्किन मॉइस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेप्टाइल्स में क्या है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या सरफेसेस जो है वो उनकी इंटरनल है, मतलब बॉडी के इनसाइड होंगी, जो भी इनका लंग्स का सिस्टम है रेस्पिरेशन का, तो इस वजह से भी वाटर लॉस नहीं होता। और इसके अलावा ये जो इनकी स्किन है वो भी इनको एक्सपोज सरफेसेस जो है वो इनकी इम्परमिएबल हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। आप देख सकते हैं कि जो रेप्टाइल की स्किन होती है वो थिक केराटिनाइज्ड प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो कि इनको थिक टफ अपीयरेंस देता है, वहाँ से फिर वाटर लॉस जो है वो नहीं होता। मीन्स के वाटर प्रूफ स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं जो कि वाटर लॉस से बचाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेसेस और इनकी वाटरप्रूफ स्केल्स की जो स्किन है वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। और मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में काफ़ी रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर इन सब सिस्टम्स का। इसके अलावा साल्ट्स, मतलब वाटर और साल्ट्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनके पास क्या है, मैनी लिजर्ड्स पोजेस साल्ट्स ग्लैंड्स अबव द आई फॉर रिडिंग द बॉडी ऑफ एक्सेस साल्ट। इनके अंदर क्या होता है कि आइज के ऊपर होते हैं साल्ट ग्लैंड्स। ठीक है, उनकी लोकेशन एक्चुअली में क्या होती है, अबव द आइज। ठीक है, और इन्होंने क्या करना होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है और उनके उस ग्लैंड के पास जब ब्लड आता है, ठीक है, सर्कुलेशन में, तो वहाँ से वो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड एक्सेस जितने भी वो साल्ट्स हैं वो उनके, क्योंकि हेड रीजन अबव द आइज वहाँ पर होते हैं वो साल्ट ग्लैंड्स, और फिर नेज़ल कैविटी में उनका एक पैसेज आ रहा होता है। ठीक है, एक नेज़ल कैविटी आती है जो कि उनके नेज़ल नेज़ल एरिया में आती है, और फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो जो एक्सेस साल्ट्स हैं वो उनका रिमूव हो जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसके नॉस्ट्रल्स पे बहुत ज़्यादा साल्ट्स लगा हुआ है, तो ये क्या है कि बॉडी से एक्सेस साल्ट इनकी नॉस्ट्रल से भी रिमूव हो जाता है। वो स्ट्रक्चर कौन सी जो कि उसको रिमूव करवा रही होती है, साल्ट ग्लैंड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये साल्ट ग्लैंड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, एफिशिएंट रोल प्ले करता है इनके एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करने में। स्ट्रक्चर्स के बाद कुछ बिहेवियर भी हैं जो कि वाटर कंजर्व करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। द बिहेवियर्स दैट हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर आल्सो हेल्प कंजर्व वाटर। मतलब रेप्टाइल्स जो बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो हेल्पफुल होता है वाटर कंजर्व करने के लिए भी। नंबर 1, नॉकटर्नल हैबिट्स, मतलब ये दिन में नहीं इतना बाहर आते, रात को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से भी ये अपने वाटर कंजर्व कर लेंगे। एंड अवॉइडिंग हार्ड सरफेसेस ड्यूरिंग द डे बाय बरिंग रिड्यूस वाटर लॉस। और ये बरोज़ में रहते हैं, और बरोज़ जो है इस वजह से बरोज़ इनकी अपनी तो नहीं ये कंस्ट्रक्ट करते, बाकी जो दूसरे एनिमल्स ने अगर कोई बरोज़ वगैरह बनाई होती हैं तो फिर उसमें जाके अपने आप को हाई टेम्परेचर से बचा लेते हैं, और इस तरह से वाटर लॉस इनका जो है वो बच जाता है, वाटर कंजर्व करते हैं। पेंटिंग भी करते हैं समटाइम्स, ये देख सकते हैं कि ये रैपिड स्मॉल ब्रीथिंग करते हैं, तो इस वजह से पेंटिंग करते हैं तो भी वाटर कंजर्व करते हैं। यूरिनेटिंग ऑन बैक लेग्स, कुछ जो है वो
एनिमल्स हैं जो बैक लेग्स पे यूरिनेशन करके अपनी सर्फेसिस को मॉइस्ट रखते हैं, तो इस वजह से, और इसके अलावा स्लाइवेटिंग एंड फॉर्थिंग, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, दैन उसको अपनी बॉडी पे दोबारा से स्पिट कर देते हैं, और मॉइस्चर दी आइज़, अपनी आइज़ को मॉइस्ट करके भी ये जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, और इस वजह से इनका वाटर लॉस भी जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस से, उसको अपनी बॉडी को बचाते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये इनके बिहेवियर्स। थैंक यू सो मच।